नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और सीधा सवाल में हमारा सीधा सवाल है कि जो छत्तीसगढ़ में जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं, चाहे पुलिस के साथ में घटनाएँ हो रही हों या पुलिस के द्वारा घटनाएँ हो रही हों, उसके लिए आखिर ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि अब तो भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार कहती है कि हमारा शासन ही सुशासन है, बाकी तो सब दुशासन अथवा कुशासन है। इसी को लेकर के हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हुए हैं उज्ज्वल दीवान साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद जनता पार्टी के और संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार के। बहुत-बहुत स्वागत है उज्ज्वल दीवान साहब आपका एटीवी पर। जी सर। जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, गुरचरण गुरुचरण मंडल जो थे स्वास्थ्य विभाग में थे और कर्मचारी थे। तो मंडल की मौत कैसे होती है? क्या कुछ होता है? इसको मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया कि एएसपी को पीटना पड़ा और लगातार छत्तीसगढ़ में दंगे क्यों नहीं रुक रहे हैं? चाहे दंगे कह लीजिए या फिर लोगों में जो है एक केस को लेकर के थोड़ी-सी शांति नहीं बनती है। मतलब माहौल शांत एक नहीं होता है और दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। लोग जो है चुप नहीं बैठ पा रहे हैं। लोग करें भी तो क्या करें? अगर वो सड़क पर न उतरें तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा और सड़क पर अगर उतरें तो ये कहा जाएगा छत्तीसगढ़ शांत कब होगा? जी। सर, ये पूरा मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजमेंट का फेलियर। सीधे एक लाइन में मैं कहूंगा, जी। क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं पहले भी बोलते आया हूं, चाहे वो शासन तंत्र में बैठे हुए जिम्मेदार हों, चाहे वो प्रशासन तंत्र में बैठे हुए जिम्मेदार, इनकी जिम्मेदारियां अभी भी छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी तरीके से तय नहीं की गई है। और जब तक इनकी पूरी जिम्मेदारियां तय नहीं की जाएंगी तब तक ऐसे हालात बनते रहेंगे। जैसा कि मैं आपने बोला, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना घटी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के तरफ से अभी तक के कोई वक्तव्य नहीं आ पाया है। जी। दूसरी बात, प्रदेश के डीजीपी श्री अशोक जुनेजा जी हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी चुप्पी धारण कर लिए हैं, मौन होकर बैठ गए हैं। इसीलिए मैं उनको मौन मुनि मुखिया बोलता हूं। वो महाभारत के धृतराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में भीष्म पितामह जी होते थे, जी। उनका रोल प्ले कर रहे हैं, भीष्म पितामह जी का, कि जानते सब कुछ हैं, सर्वज्ञाता है, पूरी ताकत उनके पास है, लेकिन वो मौन होकर बैठ रहे हैं। जब तक के डीजीपी महोदय भीष्म पितामह जी का कैरेक्टर नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये जी। स्थितियां बनती रहेंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार इनको एक्सटेंड किया गया, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी इनको एक्सटेंड करके यहाँ पे सेवा में रखा गया है। जैसे भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, वैसे ही इनको इच्छा सेवा निवृत्ति प्राप्त है। मैं बार बार जी। बोल रहा हूं, और ये स्थितियां तब तक बनती रहेंगी सर, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। यहाँ पर जो घटना हुई है बलरामपुर में, बहुत दुखद घटना है। यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, और यदि पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो मृतक के पिता हैं, वो बार बार चिल्ला चिल्ला के सभी मीडिया हाउसेस में बोले, सभी जगह बोले, जनप्रतिनिधियों के सामने बोले कि पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वहां पर मौजूद थे जब मारपीट हो रही थी, और पुलिस अधीक्षक के सामने ही सारी घटना घटित हो रही थी। तो अभी तक के एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? थानेदार को, सिपाही को, हवलदार को, सब इंस्पेक्टर को आप तो कभी भी सस्पेंड कर देते हो और अपना पल्ला झाड़ लेते हो कि हमने इनको सस्पेंड कर दिया। सेम घटना सर कवर्धा में भी हुई थी, इसी से मिलती जुलती घटना। वहां पर भी लोग उग्र हुए, वहां पर भी थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया, थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया, स्टाफ को 2-4 सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एसपी को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ उनकी पोस्टिंग हो गई। अब वही अच्छा, मैं घटना आपसे यहाँ पर जानना ये चाहता हूँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आखिर जो कस्टोडियल जो डेथ हैं, वो पहले तो पुलिस दौर जब था अंग्रेजों का तब तो हो जाती थी, ठीक था। अब तो बहुत सारे संसाधन आ गए हैं, अगर उनको जो है उनका उपयोग किया जाए, किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, क्या इतनी सी बात करने के लिए या इतना भर कह देने के बाद में क्या मारपीट शुरू हो जानी चाहिए?
ये तो रिमांड पर लेना चाहिए। अगर कोर्ट कहेगा कि अब आप रिमांड लीजिए और आपको पूरा शक है और पूरे सबूत अगर उसके खिलाफ है, कम से कम बिना जांच तो कम से कम ये करनी ही चाहिए। पहले जांच कीजिए कि उसके भाई ने आरोप लगाया और कहा कि हमारी बहन को जो है गायब करवा दिया गया। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर किसी की पत्नी गायब होगी तो वो उसके जो परिवार मायके वाले हैं वो हमेशा जो है उसी को घेरेंगे, पति के ऊपर ही आरोप लगाएंगे। लेकिन आरोप लगा भर देने से वो अपराधी तो नहीं हो जाता है। हर रोज औरतें उठा ली जाती हैं, अपहरण हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, लोग रंजिश दूसरों पर निकाल देते हैं। क्या इसकी एक छोटी सी जांच नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या पति को उठाने से पहले कम से कम उससे अगर जब पूछताछ हो रही थी तो मारपीट की नौबत क्यों आई? क्योंकि आरोप तो बहुत संगीन है और ये लगातार आरोप क्यों लग रहे हैं? उसमें दूसरा एक और पहलू आता है कि आदिवासियों को हमेशा एक जो है आरोप लगता आ रहा है कि हमारे साथ जो है वो पुलिस की ज्यादती कुछ ज्यादा ही होती है और भाजपा सरकार में भी कुछ बढ़ जाती है, कांग्रेस सरकार में कुछ कम रहती है। ये भी खबरें उड़ती उड़ती नहीं, बहुत सारे बयान हमने देखे हैं। जी नहीं सर, ऐसा बोलना तो गलत होगा कि किसी समाज के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, वो सभी को सत्ता में बैठे हुए लोग बराबर नजर से देखते हैं। मैं इस पे उनका पक्ष लूंगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां होती है और ऐसा है जो भी योजनाएं आती हैं पूरे समाज के लिए आती, पूरे राज्य के लिए आती, पूरे देश के लिए आती, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आती। वो तो जी इन सब चीजों पे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सत्यता है कि मारपीट की नौबत क्यों आई और मारना क्यों पड़ा, तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई, मैं खुद भी बोल रहा हूं, पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार हैं, एसपी बलरामपुर जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा सर, यहाँ पे पुलिस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं पिछले कुछ दिनों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ इसके ऊपर, कि यदि पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को या फिर किसी अन्य विभाग के बड़े अधिकारी को या किसी नेता मंत्री को कोई पब्लिक का आदमी या कोई दूसरा आदमी कुछ बोल देता है, तो जो नीचे लेवल के हैं, सिपाही से लेके थानेदार स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे साहब को बोल दिया, हमारे मंत्री जी को बोल दिया करके ये एग्रेसिव हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि तुम्हारा साहब, तुम्हारा अधिकारी, तुम्हारा मंत्री तुम्हारा कभी सपोर्ट नहीं करेगा, और ये उस पे एग्रेसिव होके फिर उस पे एक्शन लेना चालू कर देते हैं। वहां से चीजें खराब होनी चालू होती हैं। वो साहब तो अपना पल्ला झाड़ के चला जाएगा सर, वो मंत्री जी पल्ला झाड़ के चले गए, बलि के बकरे तो तुम हो। थाना प्रभारी, पुलिस के जो छोटे कर्मचारी या जो हमारे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के जो रैंक के अधिकारी हैं, वो जब सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्या अदालत में बाद में ये साबित नहीं किया जाता, या क्या इस पर कोई चर्चा होती है कि नहीं कि सस्पेंड तो कर दिया, ठीक है, उस समय जो भी देखा, लेकिन असली दोषी कौन है, उन पर भी कार्यवाही बाद में होनी चाहिए। सर वही चीज, इसीलिए मैंने परसों ही आनंद फानंद में जाके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, उनके निवास में जाकर के। उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने अपना ज्ञापन दे दिया कि इस घटना के लिए, बलरामपुर वाली घटना के लिए पुलिस अधीक्षक पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर पब्लिक पुलिस के ऊपर हावी हो रही है, पब्लिक पुलिस को मार रही है, तो इसके लिए एसपी का फेलियर है वहां पर। एसपी, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई घटना घटित होती है, बड़ा अपराधी पकड़ाया जाता है या और कुछ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है, जैसे हमारे यहाँ कुछ भी होता है, तो सब एसपी पूरी वाहवाही लेते हैं इस मामले में, आईजी पूरी वाहवाही लेते हैं, डीजीपी पूरी वाहवाही लेते हैं, हमारे दिशा निर्देश में हुआ, हमारे नेतृत्व में हुआ। तो अभी जो घटना घटित हुई, ये किसके नेतृत्व में हुई है, किसके दिशा निर्देश पे हुई है, इनको क्यों सस्पेंड नहीं किया जा रहा है? जी, सबसे बड़ी बात सर, मैं इसीलिए आवेदन दिया हूं कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाए, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और एसपी को सस्पेंड किया जाए, और जो भी एफआईआर दर्ज होती है उस घटना से संबंधित, जो भी उसमें धाराएं लगती हैं, उस धारा के तहत उस एसपी के ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी उसमें जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को और अधिकारियों को यह भी सीखना पड़ेगा कि तुम भगवान नहीं हो, न्यायालय है, न्यायालय में आपको साक्ष्य जुटाने का काम दिया गया है, आपको साक्ष्य बनाने का काम नहीं दिया गया है। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अधिकारी, आपने एक संगठन बनाया और आपने कहा कि हमारे जो है पुलिसकर्मी की लड़ाई लड़ेंगे, उस पुलिसकर्मी की जिनकी गिनती ही पुलिसकर्मियों में नहीं की जाती है। जब दिल किया तो सस्पेंड कर दिया, जब दिल किया तो कहीं भी लाइन में खड़ा कर दिया, जब दिल किया तो डिमोशन कर दिया और दिल किया तो प्रमोशन भी कर दिया। मतलब अगर आप उनके गुलाम हैं तो ठीक है, अगर आपने जी हाँ के अलावा कुछ और आपने कोई सवाल कर दिया तो आपका डिमोशन तो तय है।
और शायद ये भी हो कि ऐसे चार्जेस लगा दिए जाएं कि आपकी पूरी लाइफ जो है लड़ते लड़ते आपकी निकल जाएगी। ये भी चीजें जो है होती हैं। लेकिन क्या आप कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग के साथ साथ में ये इन लोगों को नहीं कर देना चाहिए? आजकल तो बहुत सारे संसाधन है कि जब कोई बड़ा अधिकारी कोई भी चीज भले ही लिखित नहीं मौखिक रूप से बता रहा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, उसके साक्ष्य कम से कम कर लेने चाहिए अपने पास, ताकि समय आने पर वो दिखाए जा सके, बताए जा सके। क्योंकि यही साक्ष्य के अभाव में तो जो दोषी हैं असली, जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, वो छूट जाते हैं। कभी कभी वो ऐसी बड़ी बातें कह देते हैं जिनको मानना तो पड़ता है, लेकिन क्या इन सब चीजों की जरूरत नहीं है कि अभी एक मुहिम शुरू कर देनी चाहिए ताकि सिस्टम के अंदर बैठे हुए ऐसे लोगों के अंदर भी डर का माहौल पैदा हो, उनको लगे कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे ही गले की फांस कल को न बन जाए। जी सर, जो अंधभक्त वाली कहानी तो आप सुने ही होंगे जी। और पुलिस विभाग में ये पूर्ण रूप से लागू होता है। यहाँ के जो सिपाही से लेके सब इंस्पेक्टर और निरीक्षक स्तर के जो अधिकारी हैं, ये पूर्ण रूप से आंखों में पट्टी बांध के चलते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। और छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर सभी को एक डर दिखा दिया गया है, नक्सल क्षेत्र बस्तर, हम आपको बस्तर पोस्टिंग कर देंगे। तो जो बस्तर पोस्टिंग का जो डर होता है वो बहुत सारी चीजों में इनके हाथ पैर बांध देता है और यहाँ पर ये बैकफुट पे आ जाते हैं, चाह के भी नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर आप इनका विरोध करोगे तो ये आपको सीधे बस्तर पोस्टिंग कर देंगे। आप इनका विरोध करोगे आपको लाइन हाजिर कर देंगे, आप इनका विरोध करोगे गलत चीजों का तो आपको और कुछ सजा दे देंगे। तो मतलब बिना कारण के सजा दे देना, बिना कारण के, बिना जांच के कुछ भी कर देना। मैं तो बता रहा हूं यहाँ पे इतनी ढर्राशाही चल रही है पुलिस विभाग के अधिकारियों की, इतनी मनमर्जी चल रही है कि विभागीय जांच में इन्होंने असिद्ध अप्रमाणित मामले में सजा दे दिया। संभव हो सकता है, संभव तो सर आप ही कुछ भी हो सकता है, संभावना किसी भी चीज की आप जता सकते हैं, लेकिन जिस जांच में आपने असिद्ध और अप्रमाणित पा लिया अपने कर्मचारी का, और अगर वो कर्मचारी बोल रहा है कि सर सत्यता यही है, एक डीएसपी लेवल का अधिकारी उसकी जांच करके दे रहा है, उसको आईजी नकार दे रहा है कि नहीं सजा तो मैं दूंगा ही। तो इस लेवल का यहाँ ढर्राशाही चल रहा है, जिसकी जैसी मर्जी। भारतीय संविधान को ये मानते नहीं जी। सजा किसी को देना हो, किसी को नुकसान करना हो तो ये माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सारे नियम कायदे कानून अपने नीचे लेवल के कर्मचारियों पे लगा देंगे, लेकिन अगर उसका भला करना हो तो ये बिल्कुल उसको नकार देंगे। तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो कर्मचारी भी डरा सहमा सा रहता है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी एक विभागीय जांच में गया तो एक हवलदार मेरे को बोल रहा है कि वो फलाना अधिकारी जिले का राजा है, वो भगवान है। मेरे को ये बोलना पड़ा उसको कि अगर भगवान है तो तू नौकरी छोड़ दे और राजा है तो उसकी गुलामी कर ले। तू यहाँ नौकरी कर रहा है कि क्या कर रहा है? इस तरीके का जो मन में वहम बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ पुलिस के नीचे लेवल के कर्मचारियों में। आज मेरे पास लगभग सारे दस्तावेज इकट्ठे हो चुके हैं और मैं पुलिस कर्मचारियों के हक की लड़ाई अगर लड़ रहा हूँ, सिपाही से सब इंस्पेक्टर निरीक्षक स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इनको जागरूक करना भी मेरा ही कर्तव्य है। आज उंगलियां उठी हैं, आईजी ने बोला है कि हम एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से जांच करवाएंगे। बिल्कुल, अभी जो आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर, पुलिस बोल रही है कि उसने फांसी लगाया है। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं, हो सकता है लगाया हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये बन रही है सर कि आपके थाने में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप जारी कर दीजिए ना वो जाके फांसी लगाया है, शो कर दीजिए। फांसी लगा के अगर उसने आत्महत्या की है, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी होगी, लापरवाही होगी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आदमी उनको ध्यान नहीं दे रहा था, उसको मौका मिल गया और उसने जाके फांसी लगा ली। आप वीडियो रिलीज कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ लगा रखे हैं सर, इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। एक आदमी का बेटा मर गया है, आप उसके बाप को थाने में बंद करके रखे हैं, मेरे को वीडियो वायरल करके बोलना पड़ रहा है कि इसको छोड़ो, और पब्लिक से निवेदन करना पड़ रहा है कि आप कानून हाथ में ना ले। मैं क्या हूं सर यहाँ पे? कोई नहीं, लेकिन मेरे को निवेदन करना पड़ जा रहा है, मेरे तक बात आ रही है, वहां की पब्लिक मुझे फोन करके बोल रही है कि सर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं पुलिस वाले, आप उनके लिए बात करते हैं, अब आप हमारे लिए भी बात कीजिए। तो सर परिस्थितियां तो दोनों पक्षों में बनती है। आज बड़े अधिकारी तो बड़े अधिकारी हैं,
बड़े अधिकारी तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, भरना, भुगतना और करना जो है वो सब निम्न स्तर के, जो छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, उन सबको करना पड़ता है। लेकिन अब फिर वही सवाल आता है कि अब ज़िम्मेदार कौन माना जाए? ठीक है, इसकी मौत हुई तो पुलिस में माना जाएगा, लेकिन जाँच न करना, इसके लिए भी किसे ज़िम्मेदार माना जाए? सस्पेंड जो किया गया है, क्या अधिकारी ने कहा था कि आप इनको जो है आप पीटिए या ऐसी चीज़ें आप कीजिए? मेरा ये पहला सवाल है, क्योंकि कई सारी मौतें होती हैं। हर जगह तो मौजूद नहीं रहते होंगे बड़े अधिकारी। शायद उन्होंने बोल दिया कि आप उठा के ले आइए, आप इसको ये करिए। लेकिन ये कम से कम जो थानाध्यक्ष है, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्या ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि थोड़ी-सी जाँच कर ली जाए, पड़ताल कर ली जाए, पूछताछ कर ली जाए? अपहरण जैसा संगीन अगर आरोप किसी के ऊपर लगा है और एक साधारण सा व्यक्ति क्या अपहरण कर सकता है? वो भी अपनी ही पत्नी का, क्यों करेगा आखिर? कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए। अपहरण क्या पता नहीं अब निकल के आए, अगर उसने अपहरण किया होता, कबूल देता मारपीट में, पहला, उसने फांसी लगा ली। अब अगर पत्नी मिलेगी, क्या पता उसके भाई ने गायब करवाई है या किसने? जाँच तो अभी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन कल को अगर वो मिलती है, तो उसके बाद में फिर असली ऐसे केसेस में, ऐसे क्राइम में, जो ये बढ़ते भी जा रहे हैं और जिनमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो पुलिस को एक तरह से गुमराह किया जाता है, एक अपना गुस्सा निकाला जाता है या ऐसी चीज़ें की जाती है, लेकिन सामने जो पुलिस में हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनको कम से कम इतना तो सेंस होना ही चाहिए। उनको इतना तो मालूम होता ही है पहले से ही कि जो आरोप और जो चीज़ें लगाई गई हैं, वो सब निराधार हैं। जाँच में असल चीज़ आ जाएगी सामने। तो जाँच या तस्दीक जो की जाती है, वो क्या पहले नहीं की जानी चाहिए थी? या सीधे गिरफ्तार किया, अगर गिरफ्तार भी कर लिया, तो कम से कम इंतज़ार थोड़ा बहुत करते, आप उसको बंद रखते, लेकिन अपनी जाँच जारी रखते, उससे पूछताछ कर लेते और आस-पास भी पूछताछ करनी चाहिए थी। जी। सर, अभी आपने जो बात बोली इससे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अभी मुझे शंका है हुँ, कि अब ऐसा ना हो कि वो जो महिला जो जो गुम इंसान जिनका दर्ज किया गया है, अब जी, वो दोबारा कभी मिले ही ना। जी, क्योंकि गलतियाँ तो हो गई हैं और उन हुँ, गलतियों को छुपाने के लिए ये हर संभव प्रयास करेंगे कि वो औरत ना मिले। ना अब मैं मिले। शासन जी, तंत्र से चाहूँगा कि वो औरत मिलनी चाहिए। जी, क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था, बीच में मैं सुन रहा था, जिसमें वो औरत अपने पति से बात कर रही थी कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसा एक छोटा-सा ऑडियो क्लिपिंग आया है। हुँ, तो वो उसका पति पूछ भी रहा है कि कहाँ जा रही है? तो वो छोटी-सी एक ऑडियो क्लिपिंग जो आई थी, क्या हुआ, कहाँ जा रही है, ऐसा कुछ आया है उसपे। तो हुँ, अब मैं चाहूँगा कि शासन तंत्र अपनी ईमानदारी से पूरी ड्यूटी करते हुए वो गुम महिला को किसी भी तरीके से ढूँढ कर लाए, कहीं से भी ढूँढ कर लाए, ये तो सिस्टम का काम है। जी, पुलिस विभाग का काम है। अब वो औरत मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैं फिर से शंका ज़ाहिर कर रहा हूँ कि औरत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ जी, पर अब उँगलियाँ बड़े अधिकारियों के ऊपर, शासन तंत्र के ऊपर उठ रही हैं, तो उसके मिलने में मुझे संदेह है। तो मैं जी। तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि किसी भी स्थिति में वो महिला मिले, तो सारी सच्चाई पब्लिक तक के आ पाए। जी, बिल्कुल, दूध का पानी जो है, पानी का पानी हो पाए, क्योंकि शादी जब हो जाती है, उसके बाद लड़ाई, झगड़े, ये सब चीज़ें चलती हैं। कभी-कभी नाराज़ होकर के पति या पत्नी में से, दोनों में से लोग बाहर निकल जाते हैं। कभी क्या होता है, अपने मित्रों के यहाँ पहुँच जाते हैं, सहेलियों के यहाँ, बहुत सारे केस हमारे सामने आए। कुछ तो रिश्तेदारी में ऐसी जगह चले गए और उन्होंने मना कर दिया कि 2-4 दिन मत बताना, क्योंकि लड़ाई है, शायद दिमाग ठिकाने लग जाए। ऐसा ये आपसी जो है लड़ाइयाँ होती हैं, तो परेशान भी किया जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था, जिस चीज़ को लेकर के किया गया। जो लोग सस्पेंड हुए हैं, अगर वो लोग अब तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं और वो भी ये चाहते हैं कि उनके साथ भी इंसाफ हो, क्योंकि ये चीज़ जो है, तलवार तो किसी के ऊपर भी कल को लटक सकती है, किसी को भी सस्पेंड किया जा सकता है। बलि का बकरा तो कोई भी फिर बन सकता है। तो क्या जो छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं, अब उनको काम ईमानदारी से थोड़ा-सा नहीं कर लेना चाहिए, ताकि जो पुलिस की रही बची छवि है, कम से कम वो तो साफ-सुथरी हो जाए। जनता कम से कम विश्वास फिर से कर सके, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों को तो उनके जनता के बीच में काम करना है। बड़े अधिकारियों का क्या है, वो तो ट्रांसफर होंगे, चले जाएँगे, शीशे में बैठेंगे और दबा के एसी चलाएँगे। उनको तो मतलब ही नहीं होता है कि कौन बाहर मर रहा है, कौन जी रहा है। उनको कोई लेना-देना नहीं होता है। सर, जो अभी जो थाना अध्यक्ष जिन्हें सस्पेंड किया गया है, रूसिया जी को, जी, शायद मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, ये मेरे बचपन के पड़ोसी रहे हैं। ये एएसआई अच्छा। थे जब हम पुलिस लाइन में रहते थे। अगर ये वही हैं तो इनका जी, नेचर उस टाइप का नहीं है सर, मैं इनको इतना तो जानता हूँ। जी, लेकिन चूँकि वहाँ पे बताया जा रहा है, अगर ये प्रमोशन से बने वाले हैं, वही रूसिया जी हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी। तो जो परिस्थितियाँ बताई जा रही कि वहाँ पर एसपी मौजूद थे, हुँ, तो कहीं न कहीं एसपी मौजूद थे, तो एसपी के कहने पे ही कार्रवाई हो रही थी। हुँ,
अगर एसपी मौजूद नहीं होते तो मैं सारी चीजें रूसिया जी के ऊपर डाल देता, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन अगर एसपी मौजूद थे और एसपी का आदेश था तो इसके लिए जिम्मेदार तो एसपी हैं, तो इसमें जी। रूसिया जी कहाँ जिम्मेदार है? महिला अच्छा, जो के एसपी रिश्ते में साहब हैं जिनके ऊपर जो है ये आरोप जो है लग रहे हैं, और कहीं न कहीं लोग भी जो है इसी चीज़ को लेकर के आक्रोशित भी हैं। वहाँ की जनता भी बड़ी आक्रोशित है कि और क्योंकि उनके बीच के भी ये सवाल उठ रहे हैं। एसीपी को दौड़ा कर के चप्पलों से पीटना या फिर तमाम ऐसी चीज़ें होना ये दर्शाता है कि जनता में बहुत आक्रोश है। क्या इनके ऊपर इस तरह के क्या पहले से ही ऐसे ब्लेम लगे हैं? क्या इनकी छवि पर जो है कहीं न कहीं, क्योंकि अब भी रहे होंगे छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं, तो अन्य जनपदों में भी सेवाएँ अपनी दे चुके होंगे। तो वहाँ पर भी इस नहीं सर, तरह के आरोप जो है इनके ऊपर कोई क्या कुछ लगाए गए हैं? कोई जानकारी है या आपने कोई पड़ताल अभी तक नहीं की है? ये मैं जानना नहीं चाहता सर, हूँ। ये जो आए हैं वैभव बैंकर वहाँ के एसपी हैं, मैं बताना चाहूंगा दुर्ग में सीएसपी थे, दुर्ग मेरा घर है और यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने सीएसपी रहते हुए, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले जो हमारे पुलिस परिवार का हत्यारा था साहू, उसको भी पकड़ने के समय वो वहां पर मौजूद रहे। बलरामपुर में ही उसी जगह पे ही उन्होंने पकड़ा है, बलरामपुर में ही खुद उनका वीडियो वायरल हुआ। तो मैं उनकी कार्यशैली पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उनकी अच्छाइयों पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। जो मैं जाँच उनकी है वो होनी जिम्मेदारियों चाहिए। जी, जी कि वो क्या जो जिम्मेदारियां अगर जो ये भी हैं, अगर वाहवाही लेने के लिए आप वहां पर खड़े थे, आपने काम किया, अच्छा काम किया, तो आपका जहां पर नाम चला है, तो जहां पर आपसे गलती हुई है उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है और आपको स्वयं से ले लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये जो है प्रशासन का काम भी है और ये कहीं न कहीं अदालतों का भी काम है। एक तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बड़े मामलों में बोल देता है, उसी तरह से मुझे लगता है कि बाद जो है जिला अदालतें जो है उनको भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। इतने बड़े दंगे हो गए, तो अदालतों को खुद ही खड़े हो जाना चाहिए और उनको खुद मान कर लेनी चाहिए कि क्या उस समय एसपी साहब मौजूद थे, तो उसका वीडियो फुटेज मुझे दोनों जगह का चाहिए। उसको जो है प्रमाणित करवाया जाए और वो अगर प्रमाणित निकलता है कि उस समय जिस समय वो व्यक्ति इतने बजे से लेके इतने बजे तक बंद रहा, उस दौरान एसपी साहब मौजूद थे थाने में। अगर वो थाने में नहीं थे, फिर जहाँ मौजूद थे वहाँ का वीडियो निकल आएगा, उनके ऑफिस का निकल आएगा। तो दोनों चीज़ें दूध की तरह और पानी की तरह साफ हो जाएँगी और लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि आपने सही लोगों को सस्पेंड किया या फिर खुद की वर्दी बचाने के लिए आपने जो है उनको बलि का बकरा जो है वो बना दिया है। जी। सर ये तो बलि के बकरे, मैं तो जानता हूं कि सिपाही से टीआई तक के सब इंस्पेक्टर ये सब बलि के बकरे। अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले लाइन पे इनको सस्पेंड कर दो, पब्लिक थोड़ी सी शांत हो जाती है। उसके बाद में फिर जांच करने वाले भी वही अधिकारी होते हैं, जांचकर्ता अधिकारी, उन्हीं के अंडर उन्हीं के हिसाब से जांच होता है। इस मामले में तो जुडिशरी के हिसाब से जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रॉपर। मैं तो माननीय उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान जो न्यायाधीश हैं उनसे जांच होनी चाहिए, ताकि बहुत क्लियर संदेश जाए पब्लिक के बीच में। और इसके लिए जो भी बड़ा अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और इस मामले में एफआईआर दर्ज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल है, हम अन्य देशों की बात करें जो विकसित देश हैं, क्योंकि ये भी एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बदलते भारत की बात की जाती है तो बदलते भारत में क्यों नहीं लाया जाता है कि जब विदेशों की तर्ज पर भारत को बनाने की बात की जाती है कि अब तो विकास होगा। विकास कैसे होगा? जैसे विदेशों का विकास हुआ है, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, रूस का विकास हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर जो है भारत का और आगे जो है विकास किया जाएगा और विश्व गुरु बनाएंगे। ये बातचीत जब होती है तो अपने भारत के अंदर जो है क्या प्राइवेट लैब, क्या प्राइवेट जासूस या इन सब चीजों को भी मान्यता नहीं दे देनी चाहिए थी? क्योंकि एक जांच तो सरकार की हो गई, लेकिन एक निजी जांच भी होनी चाहिए जिसमें तथ्य और सबूत जो है वो अदालत के सामने, जैसे विदेशों में लोग जो है अपना एक हायर कर लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है ये जांच तो इन्होंने दी है, लेकिन अगर उस पर कुछ आरोप है, प्रत्यारोप, क्योंकि बार-बार जब जांच करवाई जाती है तो वही अधिकारी, वही सभी लोग रहते हैं, तो अदालत को गुमराह जो बार-बार किया जा रहा है इतने सालों से, अंग्रेजों के दौर से जो चीज़ चली आ रही है कि नहीं देखिए ये जो जांच करता है, जो जांच अधिकारी है वो तो सरकार के रहेंगे। क्या प्राइवेट नहीं होने चाहिए ताकि दोनों तरफ से संतुष्टि हो सके कि हमने जिसे हायर किया हुआ है उसकी भी वही जांच है और जो सरकारी जांच है वो भी ठीक जांच बताती है। दोनों में कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं है। दोनों ने जो है पटल पर जाकर के काम किया है, पूछताछ की है, जांच की है, सब कुछ जो है जो एविडेंस है वो बरोबर है। ये ठीक है कि दोनों की जांचों में ये चीज जो है पाई गई है। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। और अब तो बहुत अच्छी बात यह है सर कि आपको लगता है कि ये अपराधी ने अपराध किया है या इस व्यक्ति ने अपराध किया और उसकी सत्यता की जांच करनी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारा रायपुर स्थित एम्स है, एम्स में अब नार्को टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। आपके पास पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट और हर प्रकार के टेस्ट करने, लाई डिटेक्टर टेस्ट की सुविधा है। जो आप बोल रहे हैं विकसित देश, हमारे यहाँ भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप उससे डायरेक्ट क्लियर करा लेना
जी। मारपीट करने से मुझे नहीं लगता कि कोई निष्कर्ष निकलेगा। छोटे मोटी चोरी वोरी के मामले में 2-4 तमाचे मारते हैं, मैं भी समझता हूँ ये चीजें तो होती है, क्योंकि कई लोग ढीठ होते नहीं बोलते हैं। हुँ, लेकिन जिस आदमी की पत्नी गायब है वर्तमान में, जी। आप उसके पति को बैठाए, पति के बाप को बैठाए और उसके बाद उसके समधी को भी थाने में बैठा के रखे, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही हैं। जी। संदेह की स्थितियां नहीं, ठीक है, पूछताछ आपका काम करना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है और पूरी जड़ तक आपको पहुंचना है, ये मैं मानता हूं। जी। लेकिन आप न्यायाधीश ना बने, आप भगवान ना बने। भारत में इसके लिए आपने जगह बना है न्यायालय। लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात की। अपने देश के अंदर माइंड रीडर जो है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और माइंड रीडिंग करने की क्षमता भी उनकी बहुत लाजवाब है। देखा भी है हमने, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। और वो पढ़ लेते हैं। आप उनको मत बताइए कि आप कौन हैं, लेकिन वो बता देंगे कि आप उज्ज्वल दीवान हैं। आपकी जन्म तिथि से लेकर के आपका सारा कुछ, वो आपको ही आपकी आँखों में झाँक करके आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। यहाँ तक कि आपको पता है कि एक माइंड रीडर है। गाँव के लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि जिस सामने वाले से बात कर रहा हूँ या पुलिस वाला है, माइंड रीडर है। क्या अब हर थाने में मशीनें नहीं बड़ी लगाई जा सकती, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, यंत्र-तंत्र चाहिए, जो शायद हर थाने में लगना बड़ा मुश्किल हो। क्योंकि 10-12 हज़ार थाने हैं पूरे देश भर में, अगर लगेगा तो समय बीतेगा। लेकिन एक विकल्प नहीं हो सकता है कि माइंड रीडर के लिए अगर वो पढ़ सकते हैं और इतना ही कुछ है, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, उनको जान सकते हैं, तो ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ हर थाने पर जो है 1-2 हो जाने चाहिए, ताकि ये छोटे-मोटे जो झगड़े हैं, उनको तो बहुत आसानी से हल किया जा सके, बाकी इन्वेस्टिगेशन में भी वो मदद कर सके। इस प्रकार की कोई भर्ती नहीं निकाली जा सकती है क्या? इस पर सरकार को नहीं सोचना चाहिए? या फिर इससे सरकार ये नहीं चाहती कि कल को जो है फिर हमारे लोग भी फँसेंगे, सरकार के लोग भी फँसेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है, जो गड़बड़ें चल रही हैं वो आगे जारी नहीं रह पाएँगी। अगर उनको जारी रखना है तो ब्रिटिश जो हुकूमत के दौरान होता था, ठीक वैसा ही चलने दीजिए, इसको कुछ मत हटाइए। जी। सर देखिए, थाने स्तर पर इनकी भर्तियां करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इस पे जिला स्तर या रेंज स्तर पर बिल्कुल किया जा सकता है माइंड रीडर की भर्ती। और जो आपके कुछ होते हैं टेक्निकल स्टाफ की भर्ती, स्पेशल टेक्निकल स्टाफ होते हैं, आप उनकी भर्तियां बिल्कुल रेंज स्तर और इस पे कर सकते हैं। इस पे भी माइंड कोई रीडर तो बहुत ज़्यादा की पैदा बात हो नहीं। रहे हैं। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ माइंड रीडर का, कि माइंड रीडर तो व्यक्ति होता है, तो वो और अधिक से अधिक लोग पढ़ कर के आएँगे, लोग अधिक से अधिक जो है अमेरिका, यूएसए या बाहर से जाकर के भी अगर पढ़ाई शिक्षित होते हैं, तो उनको अगर रखा जाए, तो इसमें एक तो खर्चा भी कम है, चीज़ें भी कम है, एक तो नौकरी उसको पुलिस में मिल रही है और वो देश सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। ये साफ तौर पर कह दिया जाए तो वो जो है आएँगे, एक तो एक रिक्ति जो है बढ़ जाएगी और हर थाने पर अगर होगा तो देश में मान लीजिए कि अगर 20-25 हज़ार लोगों के अगर अलग से नियुक्ति निकाली भी जाती है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार उसको भर सकती है। जी। सर भर तो सकती है, लेकिन चाहते ही नहीं। दिक्कत तो यहाँ पे जो कर्मचारी है उनको तो उचित वेतन नहीं दे पा रहा है पुलिस विभाग, जो उनके काम के हिसाब से जो वेतन देना चाहिए वो वेतन नहीं दे पा रहा है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो वो तो अपनी योग्यता के हिसाब से ही वेतन मांगेगा, स्वाभाविक सी बात है, जो है उसकी योग्यता। और अगर उसको उसकी योग्यता से कम दिया जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि कौन वो ऐसी सेवा करे। आजकल तो हर आदमी पैसों के लिए ही काम कर रहा है, कोई भी सर्विस कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है तो पैसों के लिए कर रहा है। तब तो समाज सेवा टाइप का कोई चीज रह नहीं गया सर, देखने में तो जो आ रहा है। तो अगर उस लेवल का वेतन दिया जाए तो लोग उसके हिसाब से पढ़ाई भी करें और अपनी योग्यता के हिसाब से काम करें। जी। तो इसके लिए तो शासन तंत्र को सोचना भूपेश चाहिए। बघेल जी ने भी लिखा है कि ठीक उस समय जब देश के महामहिम राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, उस समय बलरामपुर से आ रहे हैं चिंताजनक दृश्य, जिनसे देख करके जो है रूह कांप जाए। तो ये चीजें जो है भूपेश बघेल भी लिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है इसको लिखा भी है। मैं आपसे जो है मेरा अंतिम सवाल है कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बलरामपुर में सर क्या लोगों से यही तो हल यही अब रह गया है कि लोग अब सड़क पर उतरें? जब भी कोई बात होगी, अब इंसाफ की बात होगी तो अब ताबड़तोड़ होगी, सड़क पर ही होगी, आमने-सामने होगी। अब ये ज़रूरी हो गया और क्या ये चिंताजनक नहीं है? जनता का पुलिस के साथ में भिड़ना, क्या ये चिंताजनक जो है नहीं है कि इसी तरह से हर साल जो है, हर महीने शायद, महीने में 2-4 घटनाएँ तो होती रहती हैं। इससे पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, वो क्या डैमेज नहीं होती है? गाड़ियाँ फूँक दी जाती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, लेकिन क्यों बार-बार आखिर उतरना पड़ता है? जी। सर मैं इसमें सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करूंगा कि लोगों की और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करें, सबसे पहली बात।
और अपने मैनेजमेंट में सही शॉट लोगों को रखें, जो काम करने की इच्छुक है ऐसे लोगों को रखें ताकि ऐसी स्थितियां निर्मित ही ना हो, और या जी। तो होती रहे तो उन्हें समय से रोक लिया जाए। दूसरा, मैं आम जनता से निवेदन करूंगा कि कानून आप अपने हाथ में मत लीजिए। हो सकता है न्याय होने में थोड़ा विलंब लग सकता है, लेकिन न्याय सबके लिए है। और माननीय न्यायालय पे विश्वास रखें, शासन तंत्र पे विश्वास रखें। मैं बिल्कुल शासन तंत्र पे विश्वास करता हूं, और वो थोड़ा समय लग सकता है किसी चीज में निर्णय लेने में, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ आई हुई थी, छत्तीसगढ़ दौरे पे 2 दिन के प्रवास में थी, तो छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थिति में आपको भी स्पष्ट कर देता हूं सर। छत्तीसगढ़ पुलिस थाने में ड्यूटी करे या ना करे, जी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में वो 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। नेता, मंत्री, वीआईपी बस इसी के पीछे भाग रहे हैं, ये काम तो कर ही नहीं पा रहे। सच्चाई बता रहा हूं सर मैं। पुलिसिंग का कार्य पूरी तरीके से कचरा हो चुका है, ढच हो चुका है। मतलब जिस लेवल पे होनी चाहिए पुलिसिंग, उस लेवल पे हो ही नहीं रही है। तो क्यों? क्योंकि पूरे 24 घंटे वीआईपी ड्यूटी में आपके कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, तो काम क्या करेंगे वो? काम बिल्कुल। करने का उनके पास समय ही नहीं है। तो ऐसी लापरवाहियां फिर उसी स्थिति में पैदा होती हैं जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां तय नहीं होती हैं। वो 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वीआईपी ड्यूटी से आया, फिर बोले थाने में ये ड्यूटी है, फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई। वो आदमी तो बेचारा सांस ही नहीं ले पा रहा है कोई भी। जी। 24 घंटे यही ड्यूटियां हैं। तो पूरे सभी से मेरा निवेदन है, कानून कोई हाथ में ना ले, चाहे वो पुलिस विभाग के कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, सबके लिए जगह निर्धारित है। आपका जो जो कर्तव्य है, आपको जो कार्य सौंपा गया है, आप वो कार्य करें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाने के चक्कर में आप कुछ करेंगे तो रूसिया जी की ज्यादा सर्विस भी नहीं बची होगी। थानेदार हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से। तो आप देख लीजिए, फिर ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। अधिकारियों के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता सर, इनके लिए बहुत ऊपर ऊपर लेवल तक के लोग बैठे, इनको बचाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन तुम जो छोटे लेवल के हो, तुम जरूर निपट जाओगे। जनता, आज आपने जो घटना की है, आपको लगता होगा कि एफआईआर होने से क्या हो जाएगा। अभी एफआईआर हुआ है, शासकीय संपत्ति को आपने तोड़-फोड़ किया है। आज नहीं तो 4 महीने बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आप जेल जाएंगे। तो जी। इन सब चीजों को, शासकीय संपत्ति हमारी संपत्ति है, ये हमारी जिम्मेदारी, इसे बचाना, इसे संजोना, ये हमारी जी। जिम्मेदारी है, ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब जनता को इतना भी कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। लड़ाई ठीक है, सड़क पर उतरिए आप, लेकिन कम से कम आप संयमित रहें और आपको ये पता होना चाहिए कि आप नुकसान किसी और का नहीं, आप अपना ही कर रहे हैं और उसके लिए आपके पीछे परिवार भी है। एक को न्याय दिलाने के चक्कर में खुद के लिए भी फिर इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़े और किसी और को बुलाना पड़े, ये भी ध्यान में रखना जो है चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।